अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिम्मेदार कौन। इस्लाम में बहुत सारे जानवरों को मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया है, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप उनको ज़िबा करें और उनका गोश्त आप खा सकते हैं। तमाम मुसलमानों को ये हक हासिल है कि वो शरीयत के मुताबिक हलाल जानवरों को ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त खा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हलाल जानवर उस वक्त हराम हो जाते हैं जब उनके बच्चों को या कम उम्री के अंदर या जो शरीयत के मुताबिक उनकी उम्र जो तय की गई है उससे पहले ज़िबा कर दिया जाए तो वो जायज़ करार नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे ही कराची में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लातादाद जो है जानवरों के बच्चे, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर भैंसों और गायों के बच्चों को जो है रोज़ाना ज़िबा कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उनको पालने पे ख़र्च आता है और उनका गोश्त जो है वो यानी कि आप ये कह लीजिए कि भैंस का बच्चे का गोश्त जो है वो बकरे का गोश्त ज़ाहिर करके महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। यानी कि दोनों बातें होती हैं, एक तो उसको पालना नहीं पड़ता, दूसरा आप ये कह लीजिए कि उसकी नस्ल कशी होती है, तीसरा ये कहिए कि उसका सस्ता जो गोश्त होता है जो कि फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, जो कि जायज़ नहीं है, उसको महंगे दामों बकरे का गोश्त बना के फ़रोख्त कर दिया जाता है। ऐसी स्ट्रिंग ऑपरेशन के हवाले से हम यहाँ पे फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको हमने निशानदेही की है, ये हमारे साथ उस जगह तक जाएंगे, वहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि रोज़ाना किस बेदर्दी के साथ नौमौलूद जानवरों के बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त आप तक पहुँचाया जा रहा है। गोश्त माफिया उर्फ आम में कट्टा खिलाने वाले भैंस के नौज़ायदा बच्चों के गोश्त को बकरे का गोश्त बताकर फ़रोख्त कर रहा है। दरअसल दूध के कारोबारियों को अपनी कमाई के लिए सिर्फ भैंस ही चाहिए होती है, लिहाजा बाड़ों में पैदा होने वाला भैंसा उनके लिए करामत नहीं होता। ऊपर से इसकी परवरिश पर उन्हें अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा भी सर्फ करना पड़ता है। 12 फरवरी 1974 को सिंध की सूबाई हुकूमत ने तरमीम के जरिए एक नई शिक के तहत पाकिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1974 में सेक्शन 8A का इजाफा किया। इस तरमीम के बाद से 1 साल से कम उम्र हलाल जानवर के ज़िबा पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अफसोस सद अफसोस कानून के होते हुए करोड़ों कट्टों का कत्लेआम किया जा चुका है। बरसों से मखसूस सफाक कसाब बकरे से मुशाबहत के बाइस नौमौलूद कट्टों की बोटियां बेचकर माले हराम कमा रहे हैं। इस मरतबा जिम्मेदार कौन की टीम को भैंस कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मोतबर ज़राए से पता चला कि कसाब माफिया के एक मखसूस गिरोह ने भैंस कॉलोनी के मिसबा खाने से कुछ फासले पर एक गैर कानूनी कमेला यानी मिसबा खाना कायम कर रखा है, जहाँ रात गए नौमौलूद कट्टों को ज़िबा किया जाता है। ये मालूमात इब्तदाई नौयत की थी, जिनकी तस्दीक के लिए कई ठोस शवाहिद दरकार थे। हमारी टीम ने ज़राए की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस इलाके की छानबीन शुरू की, मगर बताया जाने वाला मिसबा खाना चारों तरफ से बंद था और वहाँ आमदोरफ्त भी ना होने के बराबर थी। इसीलिए इस खुफिया कसाब खाने और गैर कानूनी मिसबा खाने के लिए लाए जाने वाले कट्टों की तलाश भी बहुत मुश्किल काम था। चंद हफ्तों की मेहनत से भैंस कॉलोनी नंबर 4 रोड पर वाक़े ज़िबा के लिए लाए जाने वाली गाड़ियों और ज़िबा के बाद उन मासूमों का गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने वाली गाड़ियों की शनाख्त करने में कामयाबी हो गई और हमारी टीम ने ऐन आधी रात के वक्त शुरू होने वाले इस धंधे की रैकी का बाकायदा आगाज़ किया। रात के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस कसाब माफिया के कारिंदे भैंस कॉलोनी के मुख्तलिफ बाड़ों में पैदा होने वाले नौमौलूद कट्टे खरीद कर अपने कसाब खाने में जमा करके रोज़ाना रात 12 बजे के बाद इन मासूमों को बेदर्दी से काट कर उनका गोश्त सुबह 4 बजे तक शहर के अलग अलग कसाबों को सप्लाई कर देते हैं। इसे टीम जिम्मेदार कौन इस गैर कानूनी मिसबा खाने से कुछ फासले पर पहुंची। इस ऑपरेशन के लिए रात की तारीखी का इंतज़ार करना ज़रूरी था, क्योंकि ये तमाम काम रात की तारीखी में किया जाता था। रात की तारीखी का इंतखाब इसलिए किया जाता था क्योंकि ये गैर कानूनी काम था और ये सरेआम करना नामुमकिन था। असल सवाल ये था कि नौमौलूद भैंसों के बच्चों का गोश्त किन मार्केटों में फ़रोख्त किया जाता है। इसके लिए हमारे नुमाइंदे ने रात की तारीखी में उस गाड़ी का ताक़ुब किया जो गोश्त लेकर मुख्तलिफ मार्केटों में जाती है। तमाम शवाहिद जब हमारे पास जमा हो गए तो हमने सिंध फूड अथॉरिटी के DG जनाब इमरान भट्टी साहब से मुलाकात की और उनसे कार्रवाई की अपील की।
जी, इस टाइम पे हम पहुँचे हैं, रात का तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है और यहाँ पर हम भैंस कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं। भैंस कॉलोनी में ये आप देख रहे हैं रिहायशी घर है और रिहायशी घर के साथ जो छोटा सा एरिया होता है, इसको इन्होंने जानवरों को ज़िबा करने की जगह रखी है। दर हकीकत जानवरों को नहीं, ये जो आप भैंसों के बच्चे देख रहे हैं जिनकी जो उम्र है एक अंदाजे के मुताबिक कोई 5 दिन का होगा, कोई 15 दिन का होगा, कोई महीने का होगा, तो ये इस तरह के बच्चे हैं जिनको यहाँ पर जो है ज़िबा किया जाता है। और इन जो भैंसों के बच्चे हैं इनको ज़िबा करने की बड़ी वजह क्या है कि इनका जो गोश्त है, अभी वो जो यहाँ पे जब हमारी ज़िम्मेदार कौन की टीम, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और ज़िला इंतज़ामिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो लोग ये इन भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर रहे थे, उन्होंने ख़ुद को जो है एक कमरे में बंद कर लिया है या वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। वो पुलिस वाले उसको चेक कर रहे हैं कि आखिर वो किधर फ़रार हुए। ये जो भैंसों के बच्चे थे इनको भी ज़िबा करना था, इनको वो ज़िबा नहीं कर सके। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे जो उन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पर वो बच्चों को जो है, भैंसों के बच्चों को जो है वो ज़िबा कर रहे थे। इसको थोड़ा सा बांध दें यार, इसको उधर ले जाएँ, रस्सी से ले जाएँ। तो ये आप जगह जगह देख रहे होंगे भैंसों के बच्चे बंधे हुए। ये इन्होंने सामने जो है ये जगह बनाई हुई है, इधर ये बच्चों को ज़िबा करते हैं और उसके बाद इनका गोश्त इस तरह से लटका लेते हैं। ये जो आप गोश्त लटका हुआ देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो है बकरा ज़िबा किया गया है और बकरे को ज़िबा करने के बाद गोश्त जिस तरह से दिखता है वो इस तरह से दिखता है। ये वो कमरा है जहाँ पर मुमकिन तौर के ऊपर ज़िबा कर रहे थे और ये सारा काम करते हैं वो लोग अंदर। उन्होंने खुद को बंद कर लिया क्योंकि गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम के ऊपर हर कोई डरता है। अगर ये कोई सही काम कर रहे होते तो ख़ुद को बंद ना करते, फ़रार ना होते, या वो मोबाइल छोड़ के और इसी तरह से फ़रार हो गए। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ीक साहब थोड़ा सा ये बताइए कि ये भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, गोश्त आपके सामने है कि आप और मैं एक लम्हे को ये कहीं भी इस तरह से लटका हुआ गोश्त देखें तो हम समझें कि शायद बकरा ज़िबा हुआ है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये इसीलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ रात के इस पैर में हो रही है और आपकी एफर्ट्स हैं और इस वक्त रात को हम 1:30 बजे ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को लोगों को बता सकें कि ये जो बकरे के गोश्त को, ये 2 या 3 दिन के बच्चे होते हैं जो कि बैन है हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक, इनकी स्लॉटिंग आप नहीं कर सकते। और ये जिस तरीके से यहाँ पर की जा रही हैं, आपने देखा किस कंडीशन में बेचारे, और ये भी कुछ आपकी वजह से बच भी गए हैं यहाँ पर हमारे टाइमली पहुँचने पर। और अब ये इसको ये मार्केट में ले जाके बेचेंगे गोश्त को और ये फिर लोगों तक पहुँचेगा। 2 बातें हैं इसमें। एक चीज़ तो मैं ये थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि भैंसों के बच्चों को ज़िबा किया, एक तो नस्ल कशी हो गई, यानी कि आपने जानवर की नस्ल कशी कर ली। दूसरी बात ये हुई कि आपने ये सस्ते दामों एक भैंस का बच्चा ख़रीदा और बकरा ज़ाहिर करके, बकरे का गोश्त इस टाइम पे जो है वो 1700-1800 2000 या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स हैं उसके, यानी कि आप 1800 रुपये किलो के हिसाब से भी लगाएं तो उन्होंने उसको दुगना रकम में अर्निंग की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुज़ीर सेहत भी है एक इसमें चीज़, आप एक चीज़ भूल गए हैं। अब ये बच्चे हैं, इनको वैक्सीनेशन होती है, ये भी थोड़ा इनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं वो, तो इस कंडीशन में ये गोश्त खाने जैसा भी नहीं होता। लोग इस धोखे में खा लेते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस को ये थोड़ा सा कम ज़ाहिर करके बेचते होंगे ताकि लोगों की अट्रैक्शन हो जाती होगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये जहर खा रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शरीयत में और इस्लामी लिहाज से भी अगर हम देखें तो इस्लाम ने जो जानवर हलाल ज़रूर किया है मुसलमानों के लिए। इस्लाम में अल्लाह ताला की तरफ से हलाल है, लेकिन उसमें भी उम्र का जो है वो तयन किया गया है। यानी कि 2 दांत का मतलब ये है कि अगर दुम्बे के अंदर हो तो 6 महीने उसकी उम्र होनी चाहिए, बकरा है तो उसकी उम्र साल या 9 महीने 10 महीने तक होनी चाहिए। इसी तरह से भैंस और गाय में भी जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाता या 2 दांत नहीं हो जाते, उसके वो 2 दांत नहीं निकाल लेता, तो जब तक ज़िबा करना जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इसीलिए आप इस प्रेमिसेस की हालत देख रहे हैं। अगर कोई जायज़ काम कर रहे होते तो ना तो इस रात के इस पैर में होता और ना इस कंडीशन में काम हो रहा, अंधेरा करके एक छोटी सी लाइट जला के, बल्कि लाइट जो हमारे आती, इन्होंने एक छोटी जल रही थी वो भी बुझा के भाग करके, और ये अंदर जो है वो खुद को बंद कर लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको जो है बुलाएं ताकि इनको एहसास भी दिलाएं कि ये काम जो कर रहे हैं वो कितना जो है वो इंसान की सेहत के लिए मुज़र है। इस गोश्त को इनको अंदाज़ा नहीं है, इनके लिए तो शायद ये रूटीन का काम होगा, लेकिन ये बस मुझे तो काश आपके इसमें कैमरे में
इस वक्त स्मेल कितनी की होती तो अंदाजा होता। देखें, एक तो स्मेल है, दूसरी बात ये कि हम खून दिखा नहीं सकते। जगह जगह पे मैंने आपको एंट्रेंस के बाद हमारा कैमरा आपको दोबारा से दिखाएगा कि जिस रास्ते से हम अंदर आ रहे हैं भैंसों के बच्चे बंधे हुए हैं। कच्ची जगह है, एक रिहायशी इमारत के बीच में एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया, वहाँ पर ही ये काम किया जा रहा है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये भैंस कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर पूरे कराची को आप ये कह लें कि कराची में 2 बड़ी भैंस की मंडियाँ हैं, जिसमें एक भैंस कॉलोनी है और एक दूसरी बल्दिया टाउन के अंदर वाक़ है। तो भैंस कॉलोनी से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाखों की तादाद में जो भैंसें हैं वो दूध देती हैं और इतनी ही बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 1.5 लाख या 1.25 लाख के लगभग यहाँ पे भैंसें हैं। तो आप ये समझिए कि रोज़ाना 10 से 15 हज़ार के लगभग भैंसें जो हैं वो बच्चे दे रही होंगी या उससे कम दे रही होंगी, एक रफ़ आइडिया है ये। और उतनी ही तादाद के अंदर बच्चों को जो है वो ज़िबा कर दिया जाता है। यानी कि ये बच्चे जो हमने अपनी स्पाई की थी और हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था, उसमें इंकशाफ ये हुआ था कि ये जो भैंस का बच्चा है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में ये फ़रोख्त करते हैं। फिर उसका अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर ये 10 किलो या 12 किलो या 8 किलो गोश्त निकला है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं आप 1000 से, तो आप ये समझें 10,000 रुपये, यानी कि एक भैंस के बच्चे के ऊपर उसने 8,000 रुपये एक्सेस कमा लिए। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि चले हमने एक्सपोज कर दिया, अब लोगों के सामने देखें, यहाँ तो ये गोश्त खरीदते होंगे रेस्टोरेंट्स वाले, उनको पता होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर ये आम जगह पे एक हैंग हुआ गोश्त बिक रहा है तो लोग इसकी शनाख्त कैसे करें? असल सवाल तो ये है। ये आप और आपकी टीम मौजूद है, अगर हमारी थोड़ी सी इसमें मावनत करें और लोगों को अब तक ये हम देखिए बिल्कुल सही है, इतना आसान नहीं है इसको देखकर और इसको करना। इसके लिए बाकायदा इसीलिए सिंध फूड अथॉरिटी ने इसको बैन कर दिया कि नहीं कि आप ये स्लॉटिंग कर ही नहीं सकते।